पूर्वी दिल्ली में भी नवरात्रों में नहीं बिकेगा नॉनवेज। मेयर ने बूचड़खाने को बंद करने का दिया आदेश। मीट की दुकान वालों से अनुरोध, नहीं खोले दुकानें। स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों को यूनिफॉर्म की हुई जरूरत। दुकानों पर दिखी काफी भीड़। कई दुकानें बंद होने पर भी इंतजार करते दिखे पेरेंट्स। प्रॉपर्टी टैक्स की बढ़ी दरें। संदीप कपूर ने कहा बढ़ा हुआ टैक्स देना होगा जनता को। बीएस वोहरा ने भी कहा जनता को निचोड़ रही ईडीएमसी। एक शख्स महिला को बहला फुसला कर लाया दिल्ली। शादी का झांसा देकर करता था रेप और कई लोगों से भी करवाता था रेप। महिला बसे बसाए घर को छोड़कर आई थी शख्स के साथ। ताहिरपुर में गंदा पानी भरने से हो रही समस्या। रोड पर गंदा पानी होने से पनप रहे मच्छर। 2 हफ्ते हो चुके हैं नाले का ओवरफ्लो होते हुए। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली में नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें खुलने का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले दक्षिणी दिल्ली में नवरात्र के दौरान मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब पूर्वी दिल्ली में मेयर ने अपील की है कि नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद ही रखी जाएं। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि अभी तक ये एक अपील, हम नवरात्रि में प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते हैं, इसलिए मैंने सभी मांस विक्रेताओं से हिंदू भावना को समझने और उन दिनों अपनी दुकानें बंद रखने की अपील की है। साथ ही मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि हमारा एक नियम है, सप्तमी, अष्टमी और नवरात्रि के दिन बूचड़खाने नहीं चलेंगे। बूचड़खाने बंद रहेंगे तो मांस नहीं बिकेगा। इससे पहले दक्षिणी निगम के महापौर मुकेश सूर्यान ने इस बारे में जानकारी देते हुए कमिश्नर ज्ञानेश भारती को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने नवरात्र के दौरान मांस की बिक्री से व्रतियों को होने वाली परेशानियों को गिनाया। उन्होंने आदेश में कहा कि नवरात्र के दौरान पूरे दक्षिणी निगम क्षेत्र में मांस और शराब की बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए। एक चिट्ठी में मेयर मुकेश ने कहा कि नवरात्रि के दौरान पूरी तरह से शाकाहारी पर होते हैं और नॉनवेज शराब के साथ ही कुछ खास तरह के मसालों से भी परहेज करते हैं। उन्होंने चिट्ठी में कहा कि नवरात्रि के दौरान लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं और ऐसे में मंदिरों के आसपास मीट की दुकानों से वे असहज महसूस करते हैं। मेयर ने चिट्ठी में लिखा कि कुछ मीट की दुकानें गटर में कचरा डालते हैं, जिसकी वजह से आसपास के कुत्ते वहां पर मंडराते हैं और यहाँ लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी उचित नहीं है। आजकल नवरात्र के दिन चल रहे हैं, मंदिरों में जाके अपने घर के अंदर सभी हिंदू भाई पूजा कर रहे हैं, चाहे माँ ब्रह्मचारिणी हो, चाहे माँ चंद्रघंटा हो, सभी की प्रतिदिन पूजा की जाती है। मैं सभी मीट विक्रेताओं से निवेदन है कि इन दिनों में पूर्वी दिल्ली नगर निगम में जितने भी मीट विक्रेता हैं वे अपनी दुकानों को बंद रखें। इसमें आपसी सौहार्द बढ़ेगा, एक दूसरे के त्योहार का सम्मान होगा। आप यदि मीट की दुकानें बंद रखेंगे तो दूसरे लोगों को, हिंदू लोगों को बहुत खुशी होगी। मैं आपसे पुनः विनम्र निवेदन है कि अपनी दुकानों को बंद रखें ताकि उन्हें खुशी मिले, वो अपने त्यौहार को अच्छे से मना पाए, उन्हें लगे कि हमारे त्यौहार में साथ देने के लिए सभी मीट विक्रेता हमारे साथ हैं। दिल्ली में स्कूलों का नया सेशन शुरू हो चुका है। 2 साल के बाद एक बार फिर से स्कूलों की रौनक लौट आई है और ऐसे में जब सभी क्लासेस के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं तो बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म की जरूरत महसूस हो रही है और बच्चों के पेरेंट्स का कहना है कि यूनिफॉर्म महंगी मिल रही है, लेकिन जिस तरह से हर चीज महंगी होती जा रही है उसी तरह से यूनिफॉर्म भी महंगी हो गई है। साथ ही डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है तो दुकानों पर भीड़ देखी गई है। बस भीड़ है, काफ़ी 2 साल बाद सारी ओपनिंग हो रही है स्कूल्स की, तो इसमें सबको क्रेज़ है, सब चाहते हैं कि सारी लेनी है, सारी जो भी हैं अपने स्कूल की फैसिलिटीज़, स्कूल की यूनिफॉर्म्स, बुक्स सब लेनी है, स्टार्ट करना ही है। नहीं ऐसा नहीं, जो भी चीज़ें महंगाई तो खैर हो ही रही है, बाकी जो भी चीज़ें लेनी तो है ही हैं। स्कूल्स के मामला है, हर किसी स्कूल से रिलेटेड जितनी भी शॉप्स हैं सब में बहुत ज़्यादा रश है। नहीं, परेशानी का मैडम यही है, अब अचानक आया, हमें पता नहीं था ट्यूसडे ऑफ है, कल बच्चे का वर्किंग है, ड्रेस अब आ नहीं रही पुरानी वाली, वो बिल्कुल छोटी हो चुकी है। पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल रहा है। पहले तो कितनी बार आते थे, काउंटर्स खाली होते थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी, पर इस समय तो स्कूल चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। रश बहुत है, नंबर नहीं आ रहा, 2-2 घंटे में नंबर आकर ड्रेस मिल रही है। हाँ जी, सभी दुकानों पे ही हाल है, क्योंकि स्कूल की जो यूनिफॉर्म है इनकी परमानेंट दुकानें वहीं मिलेंगी, अदर नहीं मिल रही ना।
इसलिए ज़्यादा रश है। हाँ महंगी तो है मैडम, ड्रेस में बहुत महंगी है इस टाइम, क्लॉथ महंगा, कपड़ा महंगा है। 3 साल पहले जब 7 में बच्चा था तो लॉकडाउन लग गया, नई ड्रेस ली थी, वो वेस्ट हो गई हमारी, अब नई लेनी पड़ेगी। मिल भी नहीं पा रही, वो रश के चक्कर में नहीं मिल पा रही, वैसे मिलेंगी, टाइम लग रहा है। लेकिन अब आज आए थे छुट्टी करके, आज दुकानें इनकी बंद है, आज हमारी छुट्टी थी। मतलब और दुकानों से यहाँ का प्राइस ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ हम तो हर बार यहीं से लेते हैं। यमुना पार के रहने वाले लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। दरअसल लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स की बढ़ी दरों के रूप में पहले के मुकाबले डबल पैसा जमा कराना होगा। इसी पर पार्षद संदीप कपूर का कहना है कि निगम भंग होने जा रही है और हर साल हम धारा 177 लागू करके हम हाउस टैक्स कम करके लोगों से टैक्स लेते थे, लेकिन अब कोई हाउस की मीटिंग नहीं है, इसलिए टैक्स बढ़ा हुआ है और जनता को देना होगा। और साथ ही RWA के BS वोहरा का कहना है कि सब कुछ महंगा हो रहा है, CNG LPG सब महंगा हुआ है। अब ADMC हाउस टैक्स बढ़ा हुआ लेंगे तो जनता को पूरा निचोड़ लेंगे। सुनने में आ रहा है कि ADMC प्रॉपर्टी टैक्स को डबल करने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान को, जो कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से पहले ही बर्बादी के कगार पे है, काम धंधे छूट चुके हैं, उसको आखिर कितना निचोड़ा जाएगा। 28% तक का GST वो इंसान पे कर रहा है अलग अलग चीजों के ऊपर। LPG महंगी है, PNG महंगी है, पेट्रोल डीजल पे 100% से ज्यादा मार्जिन वो सरकारों को दे रहा है। अब और कितना निचोड़ोगे यार एक आम इंसान को। आपको ये चाहिए, ADMC को ये चाहिए कि जो लोकेलिटीज उनके नेटवर्क में नहीं है, जो मकान उनके नेटवर्क में नहीं है, उनको कैच किया जाए, उनको पकड़ा जाए, उनसे पैसा वसूला जाए, ताकि कहीं कोई अगर कमी पेशी है तो उसको बराबर किया जा सके। मुझे समझ नहीं आती, 2 साल वैसे कोरोना काल में लोगों के पास काम नहीं, काम ना होने की वजह से वैसे लोग बेरोजगार बैठे हैं। और आप अगर ये हाउस टैक्स बढ़ गया तो दिक्कत तो इतनी आ जाएगी कि लोग वैसे कि भुखमरी की कगार पे पहुँच जाएंगे। आप ये सोचो, इसी को अभी फ़िलहाल रोक दिया जाए, जो पुराना टैक्स हाउस टैक्स लिया जा रहा था उसी को लिया जाए। अभी वो वक्त नहीं है कि जो हाउस टैक्स बढ़ाया जाए और पब्लिक परेशान हो जाएगी इससे बहुत ज़्यादा। इससे बढ़ाएंगे तो लोगों को बहुत दिक्कत होगी, पहले ही काम नहीं है लोगों पे, तो ये है कि सब काम जो है वो हाउस टैक्स अभी वही रहने दिया जाए, इसको अगले साल सोचा जाए, अभी तो इस साल तो यही चलने दिया जाए। पूर्वी दिल्ली का हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया था दिल्ली सरकार द्वारा और मजबूरी में वो रिपोर्ट लागू की, लेकिन हर साल हम धारा 177 का इस्तेमाल करके हाउस टैक्स को कम करते थे। लेकिन इस बार दिक्कत आएगी क्योंकि हाउस की मीटिंग नहीं है, तो उसका भी रास्ता निकाला जाएगा कि लोगों को हाउस टैक्स बढ़ा हुआ ना देना। पूर्वी दिल्ली के मंडावली में रह रही महिला ने पुलिस को कॉल करके बताया कि एक शख्स शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप करता रहा और कई लोगों से रेप करवाता रहा। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि महिला यूपी के औरैया की रहने वाली है और उसके 3 बच्चे भी हैं और महिला अपने बसे बसाए घर को छोड़कर शख्स के साथ गांव से मंडावली रहने आ गई थी, जिसे अब शख्स छोड़कर चला गया तो महिला खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगी। महिला 25 साल की है और शख्स 20 साल का। पुलिस ने पीड़िता के असली पति से औरैया में बात की तो उसका आरोप था कि लड़का और उसका चाचा महिला को बच्चों के साथ पत्नी को बहला फुसलाकर लाए थे। अब पत्नी का कॉल आया कि दोनों उसके साथ गलत काम करते हैं। आरोपी गांव के दबंग है तो वह डर से पुलिस पर कंप्लेन करने नहीं गया। पुलिस ने NGO के जरिए पीड़िता की काउंसलिंग करवाई। पति भी औरैया से दिल्ली आ चुका है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। यहाँ पे तो उतना मुझे मालूम नहीं कितने दिन से रह रही, 4-5 महीने से यहाँ रहती है। क्या सुनने में आ रहा था? मेरे कुछ सुनने में नहीं आया, तो 5-6 महीना रहा तब ये सुनने में आया कि ऐसी बात है। मेरे घर पे नहीं आती थी, ना मेरे घर पे रहती थी। मैं मकान मालिक से आज से नहीं, हमसे कम से कम यहाँ हो गया 3-4 साल से रहते, एक ही किराएदार मकान। घर पे? हाँ पति नहीं, मुझे नहीं पता है पति है उसका कि कौन है, हस्बैंड है, कहाँ शादी हुई है, कहाँ हुई है, किस वजह से आई है, मुझे ये सब नॉलेज नहीं है। आपके समर में यहाँ गली में बैठती थी, लेडीज रहती थी, मेरी वाइफ रहती थी, उनके सामने आती जाती रहती थी। खाने पीने की तकलीफ बताती थी तो हम 1-2 रोटी खिला देते थे कि खाने को नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, तो 1-2 रोटी बना रहता, हम खाते रहते थे तो खा लो। अच्छा, पूछा नहीं कि कहाँ से आई? नहीं, मैं नहीं पूछा, ना मेरी वाइफ पूछा, क्योंकि हम लोग को उतना जानकारी नहीं, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, ना मेरा कोई नातेदार नहीं। पुलिस भी आई थी?
पुलिस तो दो तीन चार यही 1 महीने से आना चालू हो गया, तब हम लोग को नॉलेज हो गया। ऐसी सी बात है। पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रोड पर कई दिनों से नाले की सफाई नहीं होने से गंदा पानी भरा हुआ है। इस रोड पर 2 चर्च हैं, एक गणेश मंदिर भी है और गंदा पानी भरा होने की वजह से लोगों को चर्च और मंदिरों में उससे होकर गुजरना पड़ता है और साथ ही गंदे पानी में मच्छर भी पनप रहे हैं। वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि 2 हफ्ते से ये नाला ओवरफ्लो हो रहा है और ऐसे में लोग गंदगी और बदबू की समस्या से परेशान हैं। लगातार गंदा पानी भरने की वजह से सड़क के किनारे लगे दर्जनों पेड़ भी सूखने की कगार पर हैं। ये सीवर का है, मच्छर बहुत आते हैं, पता नहीं, हम तो देखते नहीं। ये ताहिरपुर गांव, ये खेल परिसर है सामने। सर ये ताहिरपुर एरिया है, चर्च के सामने पूर्वी दिल्ली खेल परिसर है और जो है यहाँ पानी भर जाता है। अक्सर कर बरसात में तो ऑलरेडी भरा ही रहता है और बहुत ज़्यादा बदबू आती है, हम लोग भी परेशान होते हैं और यहाँ आने वाले मेंबर जो है वो भी परेशान होते हैं। और ये नाला कहीं आगे जाम है, इसी वजह से ये ओवर क्लोज होकर बाहर निकलता है। कितने दिनों में सर मेरे देखते देखते नाला तो अब 6 महीने से ऊपर हो गया। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में लंबे समय से नर्सों का पे फिक्सेशन MACP रुका हुआ था। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 2017 में भी ऑर्डर जारी किया गया था, इसके बावजूद भी पे फिक्सेशन MACP अप्रूव नहीं किया गया। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर ने 4 अप्रैल को पे फिक्सेशन MACP अप्रूव कर दिया, जिसके कारण तकरीबन 250 नर्सों का इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। और आपको बता दें कि हॉस्पिटल के नर्सिंग सेक्रेटरी गीतेश पांडे ने बताया कि MACP अप्रूव होने की काफी लंबे समय से मांग हो रही थी, जो अब पूरी हो चुकी है। ये हमारे नर्सेज का पे फिक्सेशन होना था, जो एज पर 6 CPC था। 2006 से कुछ विसंगतियाँ थी वेतनमान में, तो उसके करेक्शन के लिए सचिवालय से 2017 से ऑर्डर जारी हो चुके थे कि उनकी जो भी पे फिक्सेशन है उनको ठीक किया जाए। तो काफ़ी पेंडिंग चल रहा था ये मामला और अभी डॉक्टर सुभाष गिरी जो नए मेडिकल डायरेक्टर हमारे यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया है जनवरी में, तो उनके आने के बाद कई सारे जो हमारे पेंडेंसी थी उन मामलों में काफ़ी तेज़ी आई है। और विशेषकर जो ये 2006 का पे फिक्सेशन था, MACP था, अभी रिसेंटली कल ही अराउंड 250 के आसपास लोगों की MACP नर्सिंग ऑफिसर्स की जो पेंडिंग थी, जो 99 की सेकंड MACP थी, 2007 की थी, 2009 की थी, तो इन सभी लोगों की जो MACP काफ़ी सालों से पेंडिंग थी, जिस पे प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर गिरी के आने के बाद इनमें काफ़ी स्पीडी से उसका प्रोग्रेस हुई और इसके साथ साथ अभी सेंशन ऑर्डर भी निकल गए। तो इसके कारण से लगभग 250 नर्सेज को सीधा फाइनेंशियल बेनिफिट उनको मिला। आए दिन जनता महंगाई की मार झेल रही है और हर रोज पेट्रोल, डीजल, CNG, PNG और यहां तक कि गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से बस और वैन का किराया भी काफी बढ़ गया है और साथ ही बच्चों की किताबों और यूनिफॉर्म के रेट भी बढ़ गए हैं। जब हमने पूर्वी दिल्ली के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स से बात की तो उनका कहना है कि वैन का किराया उनके हिसाब से बढ़ा है। वहीं अगर बात करें बच्चों की किताबों की, तो किताब और स्कूल यूनिफॉर्म भी काफी महंगा हो गया है। जहां एक तरफ सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ हर चीज पर महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है। और ऐसे में हम अपने बच्चों को शिक्षित करें तो कैसे? जहाँ पर सारी खाने पीने की चीज़ से लेकर शिक्षा तक की सभी चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी है और इस चीज़ से गरीब और मध्य स्तरीय जो लोग हैं वह बहुत परेशान हैं, क्योंकि वह अपनी रोज़ की ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल से गुजार पाते हैं। जहाँ पर शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है वहाँ पर उनका फ़ीस बढ़ा दी गई है स्कूल वालों ने, और शिक्षा संबंधित सभी चीज़ें, यूनिफॉर्म, बुक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महंगी हो चुकी है। रेट बढ़ जाने के कारण से पेरेंट्स को ज़्यादा दिक्कत हो रहे हैं, इसके लिए सरकार को ये चाहिए कि उसको रेट को थोड़ा कम कर दें, टैक्स कम कर दें। महंगाई बहुत है, सरकार को इस पे टैक्स लगानी चाहिए। बच्चों की कापी किताबें कहाँ से लाएं? कोई कमाई है नहीं और दिन पे दिन महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, कहाँ से बच्चे लाएं? फीस निकालनी भी मुश्किल हो रही है। स्कूल में जितनी भी फीस ये सब होती है वो काफ़ी बढ़ गई हैं, जो स्टडी मटेरियल है वो भी काफ़ी बढ़ गया है, महंगाई ये सब बहुत बढ़ गई हैं। ऑलरेडी हम लोग कोरोना टाइम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से गुजरे
और हमारी जो इनकम है वो भी काफ़ी कम रही, क्योंकि इनकम और इन सब चीज़ों का रिलेशन डायरेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं प्राइस की वजह से हम लोग डिमांड ये करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। तो पेरेंट्स बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कतारों में खड़े हुए हैं और वो बहुत ही परेशान हैं कि किराया बढ़ गया है वैन का, स्कूल की वैन का, और किताबों के रेट्स काफ़ी हाई हो गए हैं, यूनिफॉर्म के रेट्स काफ़ी हाई हो गए हैं। तो पेरेंट्स से बात करने में पता चला है कि वो इतने दुखी हैं, वो कह रहे हैं कि आज मतलब इतनी महंगाई हो गई है कि हम बच्चों को पढ़ाई कराएं या घर खर्च करें। ड्रेस के रेट बढ़ गए, स्कूल की फ़ीस बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया। पहले जो है बच्चा जो 1000 रुपये में जो है स्कूल में पढ़ लेता था प्राइवेट स्कूल में, आज वो 3000 4000 रुपये खर्च करके भी नहीं पढ़ पा रहा, क्योंकि बच्चे का जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा इतना ज़्यादा हो गया है। 30 से 40% का फ़र्क आ चुका है जो है। अब आप ये देखिए, सरकार अगर चाहे तो सरकार कंट्रोल कर सकती है। दिल्ली में सभी क्लासेस के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं, जिससे बच्चों की छुट्टी के समय सड़कों पर जाम लगा रहता है, जिसकी वजह से बच्चे और लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। साथ ही गर्मी होने की वजह से बच्चे ट्रैफिक के बीच से निकलने में परेशान होते हैं। हालांकि ये जाम कुछ समय तक ही लगता है, लेकिन इससे भी काफी परेशानी देखने को मिलती है। पूर्वी दिल्ली के कलकडुमा के अमर ज्योति स्कूल में दिव्यांग बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया और उन्हें किसी चीज की दिक्कत ना हो, उसके लिए कैंप में बच्चों के कान, नाक और आंख का भी टेस्ट किया गया। दिव्यांग बच्चों ने व्हीलचेयर पर बैठकर फुटबॉल खेला और डांस भी किया और कई चीजों में पार्टिसिपेट करके अपना हुनर दिखाया, जिससे बच्चों का भी मनोबल बढ़ा हुआ है। यहाँ पर 800 से ऊपर बच्चों को, दिव्यांग बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उनकी स्क्रीनिंग हो रही है और उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। आगे भी उनका जो जो ज़रूरत है, जिस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको अगर किसी लिम्ब की ज़रूरत है, जो भी है वो सब आगे किए जाएंगे। और ये मोदी जी का बेसिकली 75वां अमृत उत्सव, इसको सक्सेसफुल बनाने का एक कड़ी है। जो स्पेशल बच्चे हैं उनका हेल्थ चेकअप किया जाए, ताकि आगे जब वो स्पोर्ट्स के अंदर जाना चाहते हैं उसके लिए उनको प्रोत्साहन भी मिले, उनको हम और अच्छा बना सकें, ताकि इन बच्चों की एक जो उनको कमी खलती है खासकर स्पोर्ट्स के मैदान में, वो पूरी हो। जब ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि हमारे गेम को ज़्यादा लोगों को पहुंचने का मौका मिलता है। इससे गेम के बारे में ज़्यादा लोगों को पता होता है, जो लोग नहीं जानते उनको भी पता लग जाता है कि ये व्हीलचेयर बास्केटबॉल एक गेम है जो कि हमारे इंडिया में इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती अभी। तो बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे गेम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे बढ़ाए, जैसे लोगों को पता और हम आगे तक अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। आप लोग खेल चुके हैं अभी तक? मैं फ़िलहाल इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुका हूँ, 5 इंटरनेशनल खेल चुका हूँ और नेपाल में मुझे मैन ऑफ द मैच मिला था सेमीफाइनल में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पूर्वी दिल्ली खास।